अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले कुछ अरसे से सियासी इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इल्जामात में घिरा नैब एक बार फिर एक्टिव हो रहा है, मगर ईद के बाद नैब ऑपोजिशन के बजाय हुकूमती अरकान के खिलाफ मुतहरक होता नजर आ रहा है। और अहम बात यह है कि वफाकी वजीर शेख रशीद ने ईद उल अज़हा से पहले हमारे प्रोग्राम में यह दावा किया था कि नैब ईद के बाद टार्जन बन के सामने आएगा और हुकूमत के लोगों को भी उठाया जाएगा। और अब शेख रशीद का यह दावा दुरुस्त साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कल वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तलबी का नोटिस जारी करने के बाद नैब ने आज हुकूमत के मजीद 3 रहनुमाओं को तलब कर लिया है। नैब ने जिन 3 रहनुमाओं को करप्शन के इल्जामात पर तलब किया है, इन तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। नैब ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मलिक करामत खोकर को आमदन से जायद असासे बनाने के इल्ज़ाम पर 13 अगस्त को पेश होने की हिदायत की गई है। सूबाई वजीर पंजाब अंसर मजीद को खिलाफ ज़ाब्ता तकरीरों के इल्ज़ाम पर 19 अगस्त को नैब लाहौर ने तलब किया है, जबकि तहरीक इंसाफ के एक और MPA गजनफर अब्बास को नैब ने 17 अगस्त को नैब लाहौर में तलब किया है। नैब हुकूमती अरकान के खिलाफ एक्टिव होता जा रहा है और ज़राए के मुताबिक एक ही दिन में 3 हुकूमती अरकान असम्बली को नैब में तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। मगर हमने जब इस हवाले से तर्जुमान नैब से रब्ता किया और पूछा कि क्या वो हुकूमती अरकान की तलबी की खबरों की तस्दीक करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मामलात उनके इल्म में नहीं है और ऑफिस टाइमिंग खत्म होने की वजह से उनके पास ये रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। नैब करप्शन इल्जामात में हुकूमती अरकान को तलब कर रहा है और वफाकी वजीर शेख रशीद साहब ने ईद से पहले ये पेशगोई हमारे प्रोग्राम में की थी कि ईद के बाद नैब हुकूमत के लोगों को भी पकड़ेगा, जिससे ये तासुर ज़ाहिर होगा कि नैब सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मैंने कहा था कि नैब ईद के बाद टार्जन होगा और इसमें सरकारी लोग भी ले लेंगे। इसमें जो अगर 2 वजारतें तब्दील हुई हैं, 1-2 और हो जाएंगी अगले महीने, हमारे लोग भी उठाए जाएंगे। जो भी रिमार्क्स आए हैं या जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो तो ये कह रही है कि जो पार्टी इख्तिदार में होती है वो नैब को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करती है। ये तासुर है जो कि किसी भी तरीके से आपकी हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये अब टार्जन हमारी तरफ भी मुड़ेगा, वरना तो ये फ़ज़ा जो है यही बन रही है कि सारे केसेस उनके खिलाफ हैं, हमारे खिलाफ कोई नहीं। जब हमारी सरकार के भी 1-2 आदमी उठा लिए जाएंगे और 1-2 वज़ीर तब्दील हो जाएंगे तो बेहतरी की फ़ज़ा होगी। वफाकी वजीर शेख रशीद दावा कर रहे थे कि नैब ईद के बाद एक्टिव होगा, सरकारी लोगों को भी उठाया जाएगा और अब हुकूमत के लोगों को तलब किया जा रहा है, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या अब नैब सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगा या सिर्फ एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो तासुर है उसको ख़त्म करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि नैब ने मरियम नवाज को भी रायवंड में 200 एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में 11 अगस्त को तलब कर रखा है। इसके अलावा कल नैब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी 12 अगस्त को पेश होने की हिदायत की है, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक होटल को गैर कानूनी तौर पर शराब का लाइसेंस जारी करवाने में अपना किरदार अदा किया, असर रसूख इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब की तलबी से मुतल्लिक नैब ने बाकायदा कोई प्रेस रिलीज तो जारी नहीं किए, लेकिन ज़राए का दावा है कि होटल को शराब का लाइसेंस जारी करना DG एक्साइज का काम है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने शराब का लाइसेंस जारी करवाने में अपना असर रसूख इस्तेमाल किया है। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि किसी होटल को लाइसेंस जारी करने का इख्तियार वज़ीर आला पंजाब का नहीं होता, उनके पास ये इख्तियार नहीं होता, बल्कि DG एक्साइज के पास ये इख्तियार होता है और DG एक्साइज ने ही होटल को शराब का लाइसेंस जारी किया है। मुखालफिन ने बिला वजह नैब की तलबी पर तूफान खड़ा किया हुआ है। ये लाइसेंस देने का इख्तियार ना सेक्रेटरी एक्साइज के पास है, ना CM साहब के पास है, ना किसी और चीफ सेक्रेटरी के पास है। ये सिर्फ और सिर्फ DG एक्साइज अपनी कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करके, लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करके देने का मजाज है। इसमें करोड़ों रुपए की रिश्वत CM साहब की तरफ से या कोई CM सेक्रेटेरिएट या CM साहब का रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करके किसी किस्म का कोई डिसीजन करना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फयाजुल हसन चौहान वज़ीर आला पंजाब पर लगने वाले इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार नैब के सामने बिल्कुल पेश होंगे। नून लीग ने आज इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया है। नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफ़ा तलब किया है और उन्होंने कहा है कि जब तक ये मामले की तहकीकात नहीं हो जाती उस्मान बुज़दार अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए। एक तरफ तो नून लीग उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है, मगर नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल नैब के इस इक़दाम को उस्मान बुज़दार की तब्दीली का पेश खेमा समझते हैं। एहसन इकबाल का यह खदशा इस हवाले से भी अहम
अहम है कि पिछले एक माह से सहाफती हलकों में और सियासी हलकों में उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें गर्दिश कर रही हैं। मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उस्मान बुज़दार को निकालने का फैसला कर लिया गया है और अब बस उन्हें निकालने का जवाज़ तलाश किया जा रहा है। और अब नैब ने उन्हें इस केस में तलब कर लिया है, उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया है। नैब की इन कार्रवाइयों के बाद सवाल ये होता है कि क्या अब नैब ने यह फैसला कर लिया है कि वो हुकूमत और अपोजिशन दोनों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगा, या ये सिर्फ एक बैलेंसिंग एक्ट है जिसकी तरफ शेख रशीद साहब इशारा कर रहे थे कि ईद के बाद हुकूमत के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा ताकि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर हो रहा है वो खत्म हो जाए। ये भी एक अहम सवाल है कि क्या वजीर आला उस्मान बुज़दार को मेरिट पर तलब किया गया है या फिर नैब की एक कार्रवाई इसलिए है कि उस्मान बुज़दार की तब्दीली के लिए जवाज़ पैदा किया जाए, जिसकी तरफ एहसन इकबाल साहब ने इशारा किया है। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी। इरशाद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, कैसा देखते हैं आप इन कार्रवाइयों का? ईद से पहले हमारे प्रोग्राम में शेख रशीद साहब ने कहा था कि आप देखेंगे कि ईद के बाद नैब टार्जन बनेगा और ये तासुर भी खत्म हो जाएगा कि नैब सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, उनके खिलाफ केसेस बना रहा है, क्योंकि जो हुकूमती लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं, उनके खिलाफ भी नैब केसेस बनाएगा, उनको भी उठाया जाएगा। तो ये अब जो उस्मान बुज़दार साहब को नोटिस दिया है, उनको तलब किया गया है, क्या ये इसलिए है कि अब बिला तफरीक नैब कार्रवाई करने जा रहा है, या एक बैलेंसिंग एक्ट है ये तासुर ख़त्म करने के लिए कि कोई सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हो रही, या फिर अब जवाज़ तलाश किया जा रहा है उस्मान बुज़दार को अपने ओहदे से हटाने के लिए? क्या समझते हैं आप? देखिए, बहुत सारे सवाल आपने कर दिए। पहली बात तो है कि टार्जन अल्लाह करे ना बने, क्योंकि टार्जन का लिबास आपको पता है क्या होता है और हमारे मुआशरे में अभी शर्म हया बाकी है, तो वो ना ही हो तो अच्छी बात है। अच्छा लगेगा कि बड़े बड़े पत्ते बांध के नैब फिर रहा हो और हू हा कर रहा हो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर। दूसरी बात है कि साईं बुज़दार साहब ने अभी स्विमिंग मुकम्मल सीखी थी, अभी उन्होंने गवर्नर हाउस के स्विमिंग पूल में मुकम्मल स्विमिंग सीख ली थी, लेकिन जब स्विमिंग तैरना आया तो वो डूबने का वक्त आने वाला हो गया। अब एक तो हमारी तारीख़ ऐसी है कि लगता है कि होता आया है बैलेंसिंग एक्ट, फलाना एक्ट, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, फलाना फलाना सारा कुछ होता है। दूसरा, हम कुछ ज़्यादा ही शक्की हो गए हैं, वहमी हो गए हैं, या ज़्यादा दूर अंदेश हो गए हैं। यानी अक्सर लोगों के पास वो थ्योरियाँ नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है। हमारा मुआशरा वो है जहाँ अर्तुरुल, वो क्या है, अर्तुरुल, क्या अर्तुरुल ड्रामा कौन सा है? जी जी, अर्तुरुल। अर्तुरुल जहाँ हकीकत अर्तुरुल को जहाँ हकीकत समझा जाता है और कोरोना को जहाँ जाली समझा जाता है, वो मुआशरा है हमारा, अजीब व गरीब। अब ये है कि टाइमिंग, बैलेंसिंग एक्ट, ये मैं तो इन थ्योरियों को नहीं मानता। हो सकता है हो रही हो, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरा नैब पे भी आपको पता ही है कि नैब की आप अगर कोई जमा तफरीक कर लें, कोई बेहतरी कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर नैब को ख़त्म नहीं होना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए, बल्कि ज़्यादा कोई सख्त इख्तियारात के साथ होना चाहिए। ये बड़े काले करतूतों वाले लोग हैं, हमारे नस्लें खा गए हैं। तीसरी बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब इतने मासूम नहीं हैं। पहली बात यह, मुबैना तौर पर बहुत सारी कहानियाँ हैं। पहली कहानी 2009 में शहबाज शरीफ साहब ने शराब का लाइसेंस बैन कर दिया था देना, 22 साल बाद किसी को दिया। एक्साइज वालों ने एक नोट बनाया कि होटल ज़ेर तामीर है, और नोट बनाया कि उसको दे दिया जाए लाइसेंस, और वो मुकम्मल हो गया है। डीजी साहब ने नोट चीफ सेक्रेटरी साहब को उस वक्त के को भेजा, चीफ सेक्रेटरी साहब ने लिखा इससे मेरा क्या काम, खुद कर दो। डीजी एक्साइज को, डीजी एक्साइज ने भेजा सीएम टू सेक्रेटरी टू सीएम बुज़दार साहब को, उन्होंने वापस भेज दिया इससे हमारा क्या तल्लक है, खुद कर लो। एक दिन बाद मंजूर कर दिया और दे दिया। लेकिन अब कहानी ये खुली कि ये इस तरह नहीं था। मुबैना तौर पर ये सारा कुछ जो हुआ ये बुज़दार साहब की मर्ज़ी से हुआ। मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए बुज़दार साहब के रिश्तेदार पुलिस वाले ने लिए, और इसके बाद ये सारा लाइसेंस और ये मुबैना पूरा उनका अपना था और ये उन्होंने दिया। और एक्साइज़ वाले 2-3 वादा माफ़ गवाह बनने के लिए नैब में मौजूद हैं, नंबर 1। नंबर 2, बुज़दार साहब की तौसा शरीफ में जो ठेके हैं, जो सारा 2 ही हलकों में पैसा गया, एक मियाँ वाली में, एक तौसा शरीफ में। तो तौसा शरीफ में जो 2 ठेकेदार हैं, जो उनकी मुबैना करप्शन कहानियाँ और किकबैक्स और कमीशन हैं, उसकी भी नैब के पास शिकायत
शिकायतें आ गई। नंबर 3 कि नैब के पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें और लाए हैं जो बुज़दार साहब को हटाना चाहते हैं, वज़ीर आला खुद बनना चाहते हैं, या जो अंदर ग्रुप है वो भी बहुत सारी शिकायतें हैं। नंबर 4 नैब जिस दिन बुज़दार साहब पेश होंगे, नैब उनको असासे और ज़राए आमदन वाला वो एक 70 सफ़ात का वो परफार्मा भी थमाने लगा है कि आपके पास कितने असासे हैं सुना है और आपके ज़राए आमदन कितनी, और जब आप वज़ीर आला नहीं थे उस वक्त क्या था और अब क्या है, और कोई मुबैना घर हैं, कोई चीज़ें हैं, तो ये है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और भी 3-4 चीज़ें हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में जो बुज़दार साहब की हैं ये बुज़दार साहब के, आप एक बुज़दार साहब के भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ अर्सा पहले, वो भी सुन लें तो उसमें भी बड़ी चीज़ें हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप बहुत सारी मुबैना कहानियाँ, आप कह रहे हैं कि हम बहुत शक्की हो गए हैं और बहुत दूर अंदेश अक्सर हम हो जाते हैं और चीज़ें हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना लेते हैं। इसमें काफ़ी हद तक मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन फिर बताइए ना कि कैसे एक वफाकी वज़ीर को ये पता चल जाता है कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है और दूसरी तरफ के लोग भी पकड़े जाएंगे, ये तासुर ख़त्म हो जाएगा कि खाली ऑपोजिशन के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। अगर केसेस थे तो पहले भी हो सकता है, लेकिन एक वफाकी वज़ीर आके ये कहे और इसके बाद इस तरह के नोटिस जारी कर दिए जाएँ, और सिर्फ उस्मान बुज़दार को नहीं, आज भी ज़राए से ये खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 और रहनुमाओं के खिलाफ भी नैब ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया है, उनको तलब किया गया है। तो ये कैसे हो जाता है फिर? नहीं, बात बेसिकली ये है कि आज आप मेरी ड्यूटी लगा दें कि नैब के, आज आपने नैब, आप कोई और काम नहीं करना, नैब की सिर्फ ये करना है और बाबा अमल नजूमी बन के पेशीन गोइयाँ करनी है, तो मैं यकीन करें शेख रशीद साहब को पीछे छोड़ जाऊँगा। शेख रशीद साहब मोहतरम हैं, वो 14 मरतबा वज़ीर रह चुके हैं। ये बड़ा आसान काम होता है कि एक तरफ लगे क्या हो गया, झाड़ू फिरेगा, और अगर आप 2 सालों की उनकी पेशीन गोइयाँ उठाएं तो जिसमें 4 सच्ची साबित होती हैं, 1964 किस्म झूठी भी साबित हुई हैं। तो लेकिन चूँकि हम सारों को मुझे भी सारों को अब में वो चीज़ पसंद आती है जो हमारे मतलब की कोई कहता है, तो वो जो बैलेंसिंग एक्ट या टाइमिंग या अपोजिशन का करना या ये वगैरह वगैरह, ये सारा इसलिए सूट करता है कि शेख साहब कह रहे हैं, शेख साहब ने तो पिछली ईद भी कहा था टार्जन, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बने नहीं, शुक्र है नहीं बने। फिर इस ईद पे कहा, उन्होंने कई मरतबा कहा है कि सोमवार के बाद मंगल आएगा, तो मंगल आता है। तो इस तरह होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ये हमारे एक वहम है, बहुत सारे हमारे लोग इदारों के तर्जमान बने हुए हैं, बहुत सारे लोग अपने कर रहे हैं, यानी कर रहे हैं, दुकानदारियां लगी हुई हैं एक खबर रेलिवेंट रहना। बट साहब आपने मुझे जो तफसीलात बताई, आप कह रहे हैं कि ये एक केस नहीं है बल्कि केसेस तो और भी हैं, तो आप ये नहीं समझते कि अब एक जवाब तलाश किया जा रहा है उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए, जिस पर कल एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट भी किया था, उन्होंने कहा ये पेश खेमा है, तो आप नहीं समझते कि इस वक्त कोई कार्रवाई अगर हो रही है तो वो मेरिट के खिलाफ जाकर हो रही है और वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि एक जवाब तलाश किया जाए कि अब उस्मान बुज़दार को रिप्लेस करना है? मैं और एहसन इकबाल साहब तो वैसे ही रह गए, क्योंकि हम 2 ही थे पाकिस्तान में जो पंजाब बचाओ तहरीक चलाने वाले थे, हमारी तहरीक तो दरमियान में ही रह गई। लेकिन बहरहाल बात यह है बेसिक कि उस्मान बुज़दार साहब का हटना ऑन कार्ड है। आपको पता है, मैं पहले भी आके कह चुका हूँ कि 4-5 मरतबा सीरियस एफर्ट हुई। अब प्रॉब्लम जो अब लेटेस्ट प्रॉब्लम है वो ये हो रहा है कि वज़ीर आज़म साहब पहली मरतबा तंग आए हुए हैं गवर्नर सरवर साहब के ग्रुप से, अलीम ख़ान के ग्रुप से, शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप से, और बुज़दार साहब का अपना एक ग्रुप उन्होंने खैर से बना लिया। और बुज़दार साहब बहुत काया आदमी है, मुझ और आपसे और शेख रशीद साहब तीनों से अक्लमंद हैं, ये ज़हन में रखिएगा। साउथ के आदमी और बड़े काया निकले हैं, जिसने इमरान खान साहब को राम कर लिया है वो हमारी क्या औकात है। तो बुज़दार साहब का अपना ग्रुप और एक दरमियान में और ग्रुप है जिसको फंड्स नहीं मिल रहे, वजारतें नहीं मिल रही, सारा कुछ नहीं मिल रहा, और एक चौधरी परवेज लाई साहब का ग्रुप है। सही, मुझे कंक्लूड करना है, जो इज्जत आप नहीं देंगे। खुद अगर ये कह रहे हैं कि उनका जाना ऑन कार्ड है, तो क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि अब जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है, या आप समझते हैं कि नहीं, जाना तो उनका पक्का है, लेकिन ये जो केसेस बन रहे हैं ये भी मेरिट पर बन रहे हैं? ना बिल्कुल मेरा बिलीव है कि इसकी वजह यह है कि ये मैं कोई 6 महीने 8 महीने पहले भी शराब परमिट वाला बता चुका था, जिसमें एक और भी था जिसमें उन्होंने ड्यूटी वापस कर दी और फिर सारा कुछ कर दिया। बात ये दूसरी बात, इमरान खान साहब का पिछली मरतबा का आपका बयान आपको और इस मरतबा भी कहा है, लेकिन पिछली मरतबा वो जब लाहौर गए तो उन्होंने कहा था कि मुझे मियाँ वाली और लाहौर के लोगों ने बताया है करप्शन बढ़ गई है, और इस मरतबा उन्होंने सारी बातें की होंगी, ये नहीं कहा होगा कि ये मेरा वसीम अकरम प्लस है, ये मेरा
लाडला है, दुलारा है, ये मेरा पारा पारा बेबी है, ये सारा नहीं कहा होगा, बुजदार साहब पे फोकस नहीं किया होगा। तो बहुत सारी जवाब बुजदार साहब ने खुद दिए हैं। 2 साल निकाल जाना बड़ा काम है बगैर किसी साउथ के एक बंदे के, तो जाना बन गया। अब इसमें जवाब उन्होंने खुद भी दिया है, नैब भी अपना तज्जिया दे रहे थे इस हवाले से। इरशाद भट्टी साहब वो ये नहीं कह रहे कि जवाब तलाश किया जा रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो केसेस इस वक्त हैं, और इनफैक्ट उन्होंने कुछ मजीद केसेस भी बताए कि वो भी मुबैना तौर पर उनके खिलाफ इल्जामात हैं, वो केसेस जो हैं आगे जाके वो कह रहे हैं चलेंगे, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि ये केसेस जानबूझ के बनाए जा रहे हैं। एक जवाब तलाश किया जा रहा है उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए, लेकिन उनका जाना ऑन कार्ड्स है, ये भी उन्होंने कहा। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसमें मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। 27 जुलाई को कराची में जो बारिश हुई थी, जिसके बाद जगह जगह मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया था और हुकूमत पे बहुत तनकीद हुई थी कि बर वक्त उन्होंने नाले साफ़ नहीं किए, जिसकी वजह से निकासी नहीं हो सकी पानी की। उसके बाद हमने देखा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से NDMA को ये टास्क दिया गया कि कराची के जो मुख्तलिफ नाले हैं उनकी सफाई की जाए, ताकि अगर आइंदा बारिश हो तो पानी जमा ना हो। अब कल से कराची में बारिश का नया स्पेल शुरू हुआ है, कल भी बारिश हुई, आज भी मेट ऑफिस के मुताबिक तकरीबन 50 से 60 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इस वक्त सड़कों की क्या हालात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक हमारे साथ होंगे, जो FTC के पास मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे सुलेमान सादत, जो कि लियाकताबाद नंबर 4 में है इस वक्त, गुज्जर नाले के पास। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ, पहले आप बताइएगा कि क्या हालात हैं इस वक्त शारा फैसल पर, FTC के पास पानी जमा हुआ है या पानी अब ख़त्म होता जा रहा है? शहजाद, देखिए, जब हम कराची की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी मेन सड़क की बात करते हैं, तो शारा फैसल जो है वो कराची की मेन सड़क है, और इस सड़क के काफ़ी बुरी हालात हैं। हमने देखा है कि मुख्तलिफ मकामात पर इस सड़क के जो है वो पानी जमा है, हैवी मशीनरी जो है वो यहाँ लगाई गई है, सक्शन पंप लगाए गए हैं, लेकिन जब हम इंतजामिया से बात करते हैं कि ये पानी यहाँ से क्यों नहीं निकाला जा रहा है, तो उनकी जानिब से हमें बताया जाता है कि बारिश नहीं थम रही है, जैसे ही बारिश थमेगी तो उसके बाद हम अपना काम जो है शुरू करेंगे। अगर बारिश थमने का वेट करेंगे तो शायद महकमा मौसमात की जानिब से तो ये बताया गया है कि हफ्ते को भी कराची में जो है वो बारिश होगी। तो मुझे लगता है कि शायद अभी जो है वो शारा फैसल के अगर दोनों ट्रैक की हम बात करें तो फुटपाथ और ट्रैक का जो लेवल है वो नजर नहीं आ रहा है। चाहे हम ये FTC जिस मकाम पर मौजूद है, इस मकाम की बात करें, कारसाज की बात करें, कारसाज से आगे डिग रोड की तरफ की बात करें तो डिग रोड के अंडरपास भी जो है वो बंद हो चुका है, वहाँ भी पानी जमा है, शारा फैसल के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा है। इंतजामिया जो है वो हमें नजर नहीं आती है, और यही एक बुनियादी वजह है कि पानी जमा होने की वजह से लोगों की गाड़ियां खराब होती हैं। कई घंटे हमने देखा गुज़िश्ता रोज भी जब मानसून के चौथे स्पेल का आगाज हुआ और उसके बाद शहर में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो एक जैम पैक की सूरत हाल थी। शहर की मुख्तलिफ अहम सड़कों पर ट्रैफिक कई घंटे जाम रहा, जिसकी वजह से शहरी परेशान थे, एम्बुलेंसेज फंसी रही। इंतजामिया से जब मौके की बात करते हैं तो उनकी जानिब से हमें ये बताया जाता है कि शहर में जो नालों की सफाई है उनका काम किया गया है, उसकी वजह से बेहतरी आई है, लेकिन मेन सड़क की ये सूरत हाल है। और दीगर सड़कों की बात करते हैं तो इससे काफी ज्यादा मुश्किलात है लोगों के लिए। आप कह रहे हैं कि शारा फैसल पर भी पानी जमा हुआ है, और हम देखते हैं कि अक्सर हुकूमत मुख्तलिफ इलाकों की मिसाल देती है कि आप देखें, मुख्तलिफ ममालिक की मिसाल देती है कि दुबई में अगर बारिश होती है तो वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं आमतौर पे जो बड़ी मेन शाराएं होती हैं उन पे पानी जमा नहीं होता, गली मोहल्लों में पानी जमा होता है, ये नज़र आता है। इस वक्त सुलेमान सादत, क्या हालात हैं जहाँ पर आप मौजूद हैं? गुज्जर नाला किसकी जिम्मेदारी थी साफ़ करने की? क्या अब FWO की जिम्मेदारी थी कि वो इसको साफ़ करेगा, या सिंध हुकूमत ही साफ़ कर रही थी इसको? जी देखें शहजाद, ये गुज्जर नाला है। गुज्जर नाला 13.5 किलोमीटर तवील है। इसकी ज़िम्मेदारी सफाई की कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है। 2018 में आखिरी बार ये नाला साफ़ हुआ, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने दिए, और 38 बड़े नालों को साफ़ किया जाना था। 2018 के बाद नालों की सफाई शहर में नहीं हुई। गुज्जर नाला एक अहम तरीन नाला है। इस वक्त FWO जो है वो इसमें काम कर रहा है। FWO ने जो है वो, जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मशीनरी लगाई हुई है, सफाई का अमल जारी है। लेकिन ये जो 13 किलोमीटर तवील गुज्जर नाला है, सबसे शहर के बड़े नालों में इसका शुमार होता है। एक आदादो शुमार के मुताबिक कमो बेश इस वक्त भी 20,000 से ज़ायद घर गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर तामीर हुए हैं, जबकि जो 2016 की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक यहाँ पर 30,000 के लगभग घर जो थे वो तामीर हुए थे, जिसमें 10,000 से ज़ायद घर जो कि गुलबर्ग ब्लॉक 10 के अतराफ जो प्याला होटल के सामने और उसके बैक साइड पर जो थे वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। वहाँ पर जो है वो इस गुज्जर नाले पर जो तामीरात थी 10,000 के लगभग कमो बेश वो घर तोड़े गए, लेकिन फिर भी बेहतरी नहीं आई। और होता यही है कि हर साल और इस वक्त क्या सूरत हाल है सुलेमान साहब, पानी कितना जमा हुआ है जिस जगह पर आप मौजूद हैं?
जी शहजाद, जहां मैं मौजूद हूं आपसे कुछ 1.5-2 घंटा कबल यहां पर 2 से 3 फीट पानी मौजूद था और अब चूंकि बारिश जो है वो नहीं हो रही, इस वक्त भी 1 से 1.5 फीट पानी मौजूद है। अब से कुछ देर कबल तक यहां पर तवील जो है वो लाइनें लगी हुई थी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर थी, ट्रैफिक जैम था। अब इस वक्त जो है वो मोटरेबल कर दी गई है, यहाँ से ट्रैफिक गुजर भी रही है, आम तरफ जो है उसमें बेहतरी आई है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है। ये एक मामूल बनता जा रहा है कि कराची में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो समझ आता है कि पानी जमा होता है, लेकिन अब 50 मिलीमीटर या उससे थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है तो भी पानी जमा होता है। इस हवाले से एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है और वज़ीर आज़म ने अब ये टास्क NDMA को दिया है, तो सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर एक प्लान बनाने की ज़रूरत है कि ये पानी जो इतने अरसे तक ठहर जाता है, खड़ा रह जाता है, वो पानी जल्द से जल्द उसकी नकासी हो। एक और अहम इशू पर बात करेंगे और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन खबर ये है कि अब कोरोना की जो केसेस हैं उसमें खातिर खा कमी नज़र आ रही है और पिछले 15 दिन या 20 दिन में हमने देखा है कि तकरीबन 80% जो केसेस हैं उसमें कमी नज़र आई है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बेंचमार्क होता है वो ये है कि जब आप टेस्ट करते हैं तो उसमें से कितने पॉजिटिव केसेस सामने आते हैं और ये शरह जुलाई के महीने में 24-25% तक पहुंच चुकी थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन का भी डेटा अगर आप उठा के देखें तो अब ये 3 से 4% है, यानी कि जो मुस्बत केसेस की शरह है वो सिर्फ 3-4% रह गई और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो मामलात हैं अब वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, मामूलात ज़िंदगी दोबारा बहाल हो रही है। कल बड़ा ऐलान किया गया NCC की मीटिंग के बाद और ये कहा गया कि अब मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं जो बंद थे पिछले 4-5 महीनों से अब उनको भी खोला जाएगा, जिसमें रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, सिनेमाज हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, जिम्स हैं और इसके बाद 15 सितंबर से स्कूल्स को खोला जाएगा और जो सयाहत का शोबा है उसको 8 अगस्त से खोला जाएगा। लेकिन अहम सवाल ये है कि एहतियात अभी भी करना है और अगर एहतियात करना है तो इसमें हुकूमत की क्या जिम्मेदारी होगी, इन बिजनेसेस की क्या जिम्मेदारी होगी और आवाम की क्या जिम्मेदारी होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वफाकी वजीर असद उमर साहब मौजूद हैं। असद साहब, यकीनन बहुत खुशाइन है, पाकिस्तान में जो केसेस है उसकी शरह कम हो रही है, कोरोना वायरस पर हम काफ़ी हद तक काबू पा चुके हैं, लेकिन ये मसला ख़त्म हुआ नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जो बिजनेस खोलने जा रहा है, जो सेक्टर खोलने जा रहा है, वो SOPs पर अमल दरामद करे। अब ये तमाम SOPs वफाकी हुकूमत ने देने हैं, सूबाई हुकूमतों ने देने हैं, या ये जो कारोबार हैं ये अपने SOPs खुद बनाकर अपने तौर पर कोशिश करेंगे कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करें? नहीं जी, कोशिश यही कर रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज SOPs हों, सूबों से मुशावरत में बना रहे हैं, तो सूबों से हमें उसकी इनपुट्स आ जाए, आज बल्कि आ गई होंगी और वीकेंड तक उसको फाइनलाइज कर देंगे। तो NCOC और सूबे वाले मिलके एक SOPs बना के फिर सारे पाकिस्तान में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगे। नहीं, ये शहजाद पहले भी जो हमने ओपनिंग अप की थी ना, तो उसमें भी यही कहा गया था कि जिम्मेदारी जो है वो बिजनेस ओनर की है और अगर वायलेशंस होती हैं तो वो जिम्मेदार होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जाहिर है इंतजामी एफर्ट भी होता है। अगर आप पिछले 2 माह का रिकॉर्ड देखें तो उसमें हजारों केसेस हैं, जुर्माने किए गए, FIRs काटी गई, लेकिन जो इसका सबसे मौसर तरीका है इन SOPs की पर अमल दरामद होने का, वो लोगों का अपना तर्ज अमल है। अगर अवाम समझ जाएंगे कि ये उनकी अपनी बेहतरी के लिए है तो उससे ज़्यादा ताकतवर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। सही है, इस पर यकीनन अवाम की भी जिम्मेदारी है और जो SOPs बनाए जाएंगे उस पर इंतज़ामिया ने भी फॉलो अप करना है कि उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्योंकि रमज़ान में हमने देखा था कि जो रवैया था लोगों का वो इतना मुस्बत नहीं था, केसेस ज़्यादा फैले, लेकिन जब से हुकूमत ने जो है सख्ती की और SOPs पर अमल दरामद कराई तो हालात हमें कुछ बेहतर नज़र आए हैं। एक अहम सवाल असद उमर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप NCOC की मीटिंग रोज़ाना चेयर करते हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, सियासी लोग भी हैं, मिलिट्री के लोग भी हैं, उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, तो अब तक आपकी क्या मालूमात है कि ये जो इतनी तेज़ी से केसेस नीचे गए हैं ये किस वजह से गए हैं? जो हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी थी वो जो है मुस्बत साबित हुई है और केसेस उस वजह से कम हो रहे हैं, या इस खित्ते का जो टेम्परेचर है या जो बात की जाती है कि मुख्तलिफ वैक्सीनेशन हमें लगती है उस वजह से केसेस नीचे आए? फाइंडिंग क्या है NCOC की? देखिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर क्या असर होती रही है और वो साइंटिफिक स्टडीज होंगी, टाइम लगता है, उनके रिजल्ट आएंगे, हमें पता चल जाएगा कि BCG वैक्सीनेशन से कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, या मौसम से कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। इस वक्त तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इस वक्त अगर आप अपने खित्ते को देख लें, अगर आप भारत की सूरत हाल देख लें, वही माशी हालात, वही माशरती हालात, वही मौसम, वही BCG वैक्सीनेशन और कल 912 अमवात हुई हैं भारत में, औसतन 850 और 900 के दरमियान वहां पर अमवात हो रही है। बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तान से
फीकस आबादी के लिहाज से 2 गुना से ज्यादा अमवात हो रही हैं। ईरान का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, ईरान तो खैर पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा अमवात हो रही है। तो ये सारा वही खित्ता है जहाँ पे मिलता जुलता माशरा भी है, मिलती जुलती माशी हालात भी हैं, एक निस्बतन सिमिलर जो है हमारे मौसमी असरात भी हैं। तो जाहिर है जो फर्क है वो कुछ और है। तो वो कुछ और क्या है, वो कुछ और ये है कि जो अप्रोच अपनाई गई, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला की मदद नहीं हासिल या ऐसे फैक्टर्स नहीं है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ऐसे जरूर होंगे। बट जब इतना वाज़ेह और इतना आपको स्टार्क फर्क नजर आ रहा है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटीन की स्ट्रैटेजी हमने अपनाई थी, जो अब तमाम दुनिया उस पर आ रही है। तो एक तो हमने जल्दी काम शुरू किया था, हमने ये स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी अप्रैल में, फिर मिडिल ऑफ मई में उसको और बढ़ाया गया जब मई में ओपनिंग अप की गई थी, और जून के मिडिल में तो उसको बिल्कुल पीक पे ले गए थे। सो हमने जल्दी शुरू किया, हमारा ज्यादा इंटीग्रेटेड, मुझे नहीं पता बांग्लादेश में इंडिया में कैसे हैंडल कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक मजबूत निज़ाम है, सारे पाकिस्तान का वो एक NCOC नर्व सेंटर बना हुआ है, सारे सूबे वहां पे मौजूद हैं, फौज की भरपूर सपोर्ट हासिल है। तो वो स्ट्रैटेजी हिकमत अमली भी सही साबित हुई और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की क्वालिटी जो है वो भी हमारी जो मिलिट्री सपोर्ट थी उसकी वजह से भी, और सूबों के जो इंतजामी और सेहत के अमले हैं उनकी वजह से भी बहुत मौसर तरीके से काम किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है, कह रहे थे जो हमारी हिकमत अमली थी वो मौसर साबित हुई, और यकीनन अगर आप देखें इस खत्ते में जो नंबर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का टेम्परेचर या पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन हो, इंडिया में भी वैसे ही मौसम होता है, वही वैक्सीनेशन वगैरह का इस्तेमाल वहाँ पर भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क है। स्पेशली पिछले 8 दिन में जो डेथ पर मिलियन का रेशियो है पाकिस्तान का वो 0.65 है, जबकि इंडिया का इससे तकरीबन 650% ज़्यादा है, बांग्लादेश का 150% ज़्यादा है, और ईरान में जो डेथ पर मिलियन है पाकिस्तान के मुकाबले में पिछले 8 दिन में 3000% ज़्यादा है। तो इस खत्ते में यही मौसम है, सारे फैक्टर्स भी वही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतरी देखी गई है। जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उसमें शदीद कमी आई है और खातिर खा कमी नजर आई है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, और इसके बाद एक और इशू पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है। आज खेल का तीसरा दिन है और इस वक्त पाकिस्तान एक कमांडिंग पोजीशन में है, क्योंकि पहली इनिंग के बाद पाकिस्तान की जो लीड है वो 107 रन की है। लेकिन पिछले 24 घंटे में इस मैच पर ज़्यादा तबसरा और बहस नहीं हुई है, बल्कि जो ज़्यादातर बहस हुई है वो सरफराज अहमद की तस्वीर और फुटेज पे हुई है। कल हमने देखा कि सरफराज अहमद जो है वो ड्रिंक्स और जूते लेकर आए जब पाकिस्तान की बैटिंग जारी थी, और उस वक्त शादाब खान और शान मसूद विकेट पर थे, और वो फुटेज और वो जो तस्वीर थी सरफराज अहमद की जब वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर बड़ी बहस हुई, मीडिया पर भी बहस हुई, और बहुत सारे सहाफ़ी और साबिक क्रिकेटर्स ने तनकीद की है कि एक साबिक कप्तान है सरफराज अहमद, एक सीनियर खिलाड़ी है, उसको इस तरीके से मैदान में नहीं आना चाहिए था, मैनेजमेंट को उनको नहीं भेजना चाहिए था जूते लेके या पानी लेके जब मैच जारी था। याद रहे कि सरफराज अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, और कल वो मैदान में आए थे पानी की बोतल और जूते लेकर। ये जितनी तनकीद इस वक्त सोशल मीडिया पे बिलखसूस हो रही है साबिक सहाफ़ियों की तरफ से और साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से, ये बेजा और गैर ज़रूरी इसलिए लगती है क्योंकि हमने देखा है माजी में बड़े बड़े क्रिकेटर्स हों, चाहे वो कप्तान रह चुके हों, सीनियर खिलाड़ी हों, या इवन जिनका स्टेटस क्रिकेट में एक लेजेंड का होता है, हमने देखा है कि जब वो खेलते नहीं है, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते, तो मैदान में आते हैं, कभी बल्ला लेकर आते हैं, कभी पानी की बोतल्स लेकर आते हैं, शायद कभी कोई ना कोई जूते भी लेकर आया हो। लेकिन ये इसलिए ज़रूरी होता है कि एक टीम स्पोर्ट है, तो एक कल्चर आपने डेवलप करना होता है, एक बॉन्डिंग होती है, दिखाना होता है कि तमाम खिलाड़ी एक जैसे हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई जूनियर प्लेयर होगा उसकी जिम्मेदारी ये लगाई जाएगी कि आप जाएंगे पानी लेके या कोई भी अगर मैसेज पास ऑन करना है या बल्ला लेकर। तो एक टीम बॉन्डिंग और एक कल्चर डेवलप करने के लिए आमतौर पर देखा जाता है कि टीम स्पोर्ट्स में ये जिम्मेदारी किसी को भी दी जाती है। और बात तो हमने ये भी देखा है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं जब वो आते हैं तो उनकी तजलील नहीं होती, अगर वो पानी लेकर आते हैं या किसी और काम से मैदान में आते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती हैं। और ये हमने देखा था, चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, विराट कोहली हो, जब वो पानी लेकर आए तो उनके बारे में बड़ी तारीफ हुई। इसी तरीके से MS धोनी है, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन है, बहुत बड़ा नाम क्रिकेट का, उनको भी हमने देखा है कि मैदान में आते हैं और सर्विसेज अंजाम देते हैं, इसी तरह के काम करते हैं। लेकिन कभी इतनी तनकीद नहीं हुई, कभी उसको एक तजलील के तौर पे नहीं देखा गया। लेकिन पाकिस्तान में सहाफ़ियों की जानिब से भी और साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से भी बड़ी तनकीद की गई है। इस हवाले से कल साबिक कप्तान और पाकिस्तान के हेड कोच मिसबाह उल हक से जब ये सवाल हुआ
और बताया गया उनको कि बड़ी तनकीद हो रही है आपके इस फैसले पर। तो मिसबाह उल हक ने इसका क्या जवाब दिया, सुनिए। देखिए, नंबर वन तो ये जो बात है ना, ये तो बिल्कुल ही मतलब है कि ऐसी बात है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है। मुझे आपका याद है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान था, मैं बाहर बैठा था और मैं एज ए 12th मैन अंदर जा रहा था। तो मेरे ख्याल में इसमें ना कोई शर्म होनी चाहिए और ना सरफराज बहुत ज़बरदस्त इंसान भी है, लड़का भी है, प्लेयर भी है, और यू नो इसके इट्स अ टीम गेम। जब आपके 3-4 लड़के बाहर हैं और आपके एक्स्ट्रा प्लेयरों ने बारी बारी जाके प्रैक्टिस करनी है उस स्लॉट में, तो जो बंदा अवेलेबल है उसने हेल्प आउट करनी है अपने प्लेयर्स की। So I think it's not a matter of disrespect. It's I think huge respect for him also. तो मिसबाह उल हक ने कहा कि कोई डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है, मुख्तलिफ खिलाड़ी अंदर जाते हैं। अपनी मिसाल भी वो दे रहे थे और कह रहे थे कि इस किस्म की तनकीद सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है। और तनकीद सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही कि सरफराज अहमद एक सीनियर खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, बल्कि कुछ तनकीद सोशल मीडिया पे कुछ तनकीद इस हवाले से भी हो रही है और तासुबी इसको रंग दिया जा रहा है और इशारतन ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उसका ताल्लुक कराची से है इसलिए सरफराज अहमद के साथ इस किस्म का सलूक किया गया है। अब उन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि सरफराज अहमद इसी पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, पाकिस्तान टीम का के कप्तान रहे 3-4 साल तक। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जिताई है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी उन्होंने वर्ल्ड कप में की है। ये वही सरफराज अहमद है जिनका ताल्लुक कराची से है। उनको जब कप्तान रखा गया, पूरा पीसीबी जो सिलेक्शन बोर्ड था उन्होंने उनको सपोर्ट किया, सब ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी इस किस्म के मैसेजेस और ट्वीट्स भी सामने आते रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब इस वक्त मौजूद हैं। तनवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तनवीर साहब, आपने भी अपने ट्वीट में ये जिक्र किया है कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने सरफराज से जूते उठवाए, और आपने कभी नहीं देखा कि किसी साबिक कप्तान या सीनियर प्लेयर से जूते उठवाए गए हों। आपने बड़ी तनकीद की है इस किस्म के रवैये पर, इसकी वजह क्या है? हमने तो देखा है कि माजी में बड़े बड़े क्रिकेटर्स हों, ग्रेम स्मिथ, जो रूट, विराट कोहली, MS धोनी, डोनाल्ड ब्रैडमैन, ये तमाम लोग जो हैं अंदर आते हैं किसी को बल्ला देने के लिए, पानी देने के लिए, और बड़े खुशी खुशी आते हैं और इनको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है दुनिया भर में। देखिए, सबसे पहली बात ये कि आपने सही बिल्कुल बोला कि आपने जिन प्लेयर्स का नाम लिया, अगर मैं अपने सीनियर प्लेयर्स की नाम लूं तो आपने कभी किसी सीनियर प्लेयर को देखा जो कप्तान रह चुके हैं वो कभी पानी पिलाने आए हो? नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी भी। जो अभी मिसबाह उल हक साहब ने अपनी खुद मिसाल दी कि ऑस्ट्रेलिया में जब वो थे तो वो आए थे जब वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। देखिए, मिसबाह उल हक साहब जो अपनी बात कर रहे हैं ना, मिसबाह उल हक साहब खुद ड्रॉप हुए थे, खुद उन्होंने रेस्ट किया था उस मैच के अंदर, तो उन्होंने फिर आके लोगों को बताना था, देखिए जी मैं खुद हुआ, ठीक है, मैंने फिर आके पानी भी पिलाया, मैंने एक्सपीरियंस भी शो किया, ये सब उसने खुद किया था, ठीक है ना। देखिए, सरफराज की बात पता क्या हो रही है? सरफराज की ये बात इस वजह से हुई है कि सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, सरफराज ने T20 में आपको टॉप पे रखा, सरफराज की जो परफॉर्मेंसेस थी उसकी कप्तानी की वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं थी। अब मिसबा जो बात करते हैं सरफराज अच्छा बंदा है, अच्छा स्पोर्ट्समैन है, अच्छा है, ये वो है, तो मेरा मिसबा साहब से सवाल ये, जब आप आए थे तो आपने सरफराज को क्यों टीम से निकाला था? वो आपने गलत निकाला था। जब आप किसी बंदे को गलत निकालेंगे तो उसके बाद उसके साथ आप ये काम करेंगे तो इशू उठेगा, सोशल मीडिया में इशू उठेगा। बात ये नहीं है आप लेके आए, पानी लेके आए, सब कुछ लेके आए, लेकिन किसी एक कप्तान को जिसने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई उसको एक रिस्पेक्ट तो दे। आप उसको उसके हाथ आप जूते भिजवा रहे। तनवीर अहमद साहब, इस बात पर बहस की जा सकती है, लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन हो सकता है कि सरफराज अहमद को ड्रॉप करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, रिकी पॉन्टिंग ने 2 वर्ल्ड कप जिताए, 2003 का, 2007 का, वो भी आए पानी देने के लिए, वो भी बतौर प्लेयर खेले हैं बाद में टीम में, लेकिन जिस मैच में वो नहीं सिलेक्ट हुए वो भी पानी पिलाने आ गए। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इससे कोई नीचा तो नहीं हो जाता? ये तो टीम बॉन्डिंग, टीम कल्चर डेवलप करने के लिए बड़ी अच्छी चीज होती है जब सीनियर्स आके इस तरह का पोस्चर देते हैं। तो सर, कल्चर डेवलप करने के लिए इन्होंने यही चीजें सोचनी है। उनके साथ जो नाइंसाफियां करते हो, जिनको टीम में ला के बिठाते हो तो खिलाते नहीं है, क्या वो कल्चर डेवलप नहीं करना? जो परफॉर्मेंस दे के आता आप उसको अपनी मर्जी से खिलाते नहीं। आपके सामने फवाद आलम की मिसाल है, आपके सामने डोमेस्टिक के भरे हुए लड़के हैं, ठीक है, मैं कितने लड़के ऐसे गिना दूं, फिर लोग बोलेंगे तासुबाजी की बात करता है, ठीक है, कि कराची और लाहौर ये चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। कराची के कितने लड़के ऐसे, खुर्रम मंजूर आपके सामने, ताबिश खान आपके सामने रिकॉर्ड बना के थक चुके हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तनवीर साहब, ये तासुब की बात हर मर्तबा होती है, लेकिन ये वही सरफराज अहमद है जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में लीड किया। तासुब होता तो वो ये शायद उनको मौका ना मिलता, वो ये शिकवा करते हुए नजर आते। आज तक उन्होंने ये शिकवा नहीं किया कि मुझे मेरी मर्जी की टीम नहीं दी है या मुझे तासुब की वजह से हटाया गया।
जब हमने देखा कि शायद T20 में तो बहुत अच्छा लीड कर रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप की नाकामी, उनका अपना फॉर्म नहीं था, अब एक और कीपर को मौका मिला है, वो नहीं परफॉर्म करेगा तो सरफराज अहमद को शायद दोबारा मौका मिले, लेकिन वो खुद कभी तासुब की बात नहीं करते, उनको तो बड़ा फख्र है पाकिस्तान को लीड करने पर। देखिए कोई भी प्लेयर खुद कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा, जब उसने क्रिकेट खेलनी है वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा मेरे साथ कोई नाइंसाफी कर रहा है, ठीक है ना। मिसबाह उल हक साहब अगर इतनी बात करते ना तो मिसबाह उल हक को चाहिए नहीं था कि सरफराज को टीम से निकाले, ठीक है कप्तानी आप ले लेते हैं, सब कुछ उसके हाथ से ले लेते हैं, लेकिन एज अ प्लेयर तो कम से कम लेके चलते हो उसको, उसका दिल तो बड़ा करते। ये अभी सरफराज हो गया, ये फवाद आलम हो गया, ये सिर्फ मीडिया के प्रेशर की वजह से इनको टीम में रखा हुआ है, वरना ये इन्होंने बिल्कुल भी उसको टीम के अंदर नहीं रखना था। तो भाई बात ये है, अब मुझे एक चीज बताएं, मुझे भी ट्विटर पे कितने लोगों ने बोला जी आप सरफराज की बात इस वजह से कर रहे हैं कि जी वो कराची का, नहीं ऐसी बात नहीं है। अजहर अली के साथ भी इस तरह हुआ होता तो मैं उस टाइम भी यही बात करता, क्योंकि हमारे कल्चर में कभी ऐसा नहीं हुआ। 2010 से अगर नहीं हुआ तनवीर अहमद साहब तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हमें सुने जी सर 2010 से लेकर 2013 तक मैं पाकिस्तान टीम के अंदर रहा हूं, मैंने कभी भी किसी एक सीनियर को, मैंने कभी नहीं ड्रेसिंग रूम में किसी जूनियर को पानी देते हुए बोला जाओ अंदर लेके जाओ। अगर तनवीर साहब उस वक्त ऐसा होता था तो शायद गलत होता था। हमें तो अच्छे रवैयों से सीखने की जरूरत है, मुस्बत तरीके सीखने की जरूरत है। अगर दुनिया भर में सीनियर कैप्टन जो कि पता नहीं 100 मैचेस में लीड कर चुके हैं टीम की, वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, ना उनको कोई शर्मिंदगी महसूस करवाता है, उनको तो बल्कि अप्रिशिएट किया जाता है, बल्कि बाज़ औकात तो ऐसा लगता है कि वो शायद ये एक टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं मशहूर होने के लिए, ऐसा भी तासुर अक्सर मिलता है। लेकिन इन दी एंड इसका मकसद तो ये होता है कि टीम कल्चर जो है उसमें ये ना लगे जूनियर्स को कि यार अगर तुम टीम में हो तो सिर्फ पानी पिलाने के लिए हो या जूते देने के लिए हो या बल्ला देने के लिए हो, ये काम सब करेंगे। देखें मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा मिसबा से सवाल पता है क्या है, जब आप टीम के अंदर थे, जब आपके होते हुए जब सीनियर लड़के ड्रॉप होते थे, कितने सीनियर लड़के आके पानी पिलाते थे, कितने सीनियर लड़कों ने आके जूते लेके आए, कितने करते थे। मैं तो देखा हुआ ना मैंने, भाई मैंने 2-2.5 साल 3 साल खेला, हिलते ही नहीं थे अपनी जगह से। बात ये है कि सरफराज और आप सेटिस्फाइड थे उस कल्चर से कि सीनियर जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलते थे, और जो जूनियर मोस्ट आता था जिसको टीम में उसको शामिल करने की जरूरत है, उसको सीनियर्स के साथ मिलजुल की जरूरत है, वो आके पानी पिलाता था, वो सारे काम कर रहा होता, तो सीनियर अपनी जगह से नहीं हिलते थे। क्या वो कल्चर आपको अच्छा लगता था उस वक्त? तो ये आप पूछे ना उन लोगों से पूछे जो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। देखे जितने बड़े बड़े नाम रह चुके हैं, जितने बड़ी बातें सब क्रिकेट की करते हैं, तो इन सब से पूछे ना जाके कि भाई आप लोगों ने कल्चर डेवलप गलत किया है ना। तो जब कल्चर ही डेवलप ठीक है तो कहीं ना कहीं से तब्दीली आएगी। मुझे तो आपकी बातों से अंदाजा लग रहा है कि आपको तो बहुत बुरा लगता था कि सीनियर अपनी जगह से नहीं हिलते थे और दूसरों से ये काम करवाया जाता था। तो अब अगर ये कल्चर तब्दील हो रहा है, और सरफराज जिसको जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान को फख्र है, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है और आई एम श्योर इस बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो जा रहे हैं अपनी मर्जी से गए हैं या टीम मैनेजमेंट ने भेजा है, हमें नहीं पता, लेकिन इसमें क्या बुरी बात है? देखिए सरफराज का इशू आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, मतलब क्या वो दिखाना चाह रहे हैं कि सरफराज की जगह टीम में नहीं बनती है? आप ये दिखाना चाह रहे हैं सरफराज का इशू बना ही इसीलिए कि बहुत से लोगों को बुरा भी लगा। मैंने जिस तरह पहले आपको बोला, मैंने तो चलो फिर भी ट्वीट में ऐसा लिखा, शोएब अख्तर ने तो बोला है अपनी ट्वीट में, अगर मैं गलत नहीं हूं जो मैंने पढ़ा है, शोएब अख्तर बोला उसको जूते ही नहीं उठाने चाहिए थे। तो फिर आप शोएब अख्तर से भी पूछ लें, भाई आपने ऐसी बात क्यों की? आपके होते हुए तो सब कुछ होता था, पुराने सीनियर सब ऐसे काम करते थे, पानी पिलाते थे, तो शोएब अख्तर ने भी कोई चीज फील की होगी ना कि भाई उसको कोई भी साबिक, मैंने तो इसीलिए कहा जो साबिक कप्तान है, साबिक क्रिकेटर्स हैं या सहाफी हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही गैर जरूरी और बेजा तनकीद है। ये दुनिया भर में होता रहा है, हम नहीं देखते कि कभी ग्रेम स्मिथ का मजाक उड़ाया हो वहां के मीडिया ने या साबिक क्रिकेटर्स ने कि आप जो 100 मैचेस से ज्यादा में अपनी टीम को लीड कर चुके हैं, आप पानी लेके कैसे चले गए वहां पर? सर देखे बात यह है कि बात सही है, कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो ये चीजें, मैं तो क्रिकेट खेला हूं भाई, मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो जानबूझ के की जाती हैं, जानबूझ के लड़कों को खराब किया जाता है, बताया जाता है। यार बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो क्रिकेट में होती हैं, जिन लड़कों के साथ नहीं, जिनको नहीं खिलाना उनके साथ लेकिन ऐसी चीजें होती हैं, तो वो तनवीर साहब आपको नहीं लगता कि इन चीजों को मीडिया, सहाफी और जो साबिक क्रिकेटर्स हैं आपकी तरह वो बदल सकते हैं? अगर यही हेडलाइन आप एक ट्वीट में लगाते कि सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान का फख्र रहे हैं, वो कोई काम करने में अपने आप को नीचा नहीं समझते, कमतर नहीं समझते, देखें कि वो जूनियर्स के लिए पानी लेकर आए, अगर आप इस किस्म का ट्वीट करते तो शायद यही रिफ्लेक्शन हमारी सोसाइटी में भी देखा जाता
और सरफराज अहमद भी जब ये सुनते तो उनको भी खुशी होती है। जैसे मैंने कहा विराट कोहली हो, MS धोनी, उनकी तो बड़ी तारीफ करता है उनका मुल्क कि देखिए कितना जबरदस्त है, इतना बड़ा स्टैचर होने के बाद भी ये काम कर रहे हैं। देखिए आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जरा मिसबा से जाके पूछ लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जरा मिसबा से पूछे जाके कि तनवीर अहमद ये पूछ रहा है कि फवाद आलम को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। तनवीर अहमद ये पूछ रहा है, मेरा नाम लेके बोले, तनवीर अहमद ये पूछ रहा है कि ताबिश खान को टीम में क्यों नहीं लाया जा रहा। तनवीर अहमद आपसे जवाब ये मांग रहा है कि खुर्रम मंजूर 10,000 से रन ज्यादा हैं, उसको टीम में क्यों नहीं लाया जा रहा। जरा उससे पूछे साहब ये सवाल फवाद आलम के हवाले से ये सवाल हम कई मर्तबा कह चुके हैं कि 56 रन का उनका एवरेज है डोमेस्टिक क्रिकेट में, हर साल टॉप रन गेटर में होते हैं, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा। ये फवाद आलम के हवाले से हम भी सवाल उठाते आए हैं, लेकिन इसका जरूरी मतलब ये तो नहीं है ना कि तासुब की वजह से। मिसबा उल हक तो अभी, सर सुन लीजिए ना, मिसबा उल हक तो अभी आए हैं। फवाद आलम आप बताइए कि लास्ट टेस्ट मैच कब खेला था उन्होंने पाकिस्तान के लिए? उससे पहले मिसबा उल हक के पास वो एक अलग बहस है ना। इससे पहले इंतजाम थे सेलेक्टर, उन्होंने भी फवाद आलम को सेलेक्ट नहीं किया, कोई और सेलेक्टर होगा, उन्होंने भी नहीं किया। तो सिर्फ मिसबा उल हक तो नहीं है ना, तो जरूरी तो नहीं कि पता क्या है, नाइंसाफी हो सकती है, एक शख्स परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन क्या वो नाइंसाफी तासुब की वजह से है, क्या वो इस वजह से कि उसका ताल्लुक कराची से, ये तो नहीं साबित हो जाता। नहीं, मेरी बातें स्पेशली लोग यही लेते हैं, ठीक है, मेरी बातें यही लेते हैं, ये कराची की वजह से कहता है जी कराची के लड़कों से इंसाफी नहीं। मैं पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करता हूं, मैं सिर्फ कराची में रहता हूं, इसलिए मैं कोशिश होती है मैं जरा कराची के लड़कों को ज्यादा उनकी बात करूं। इनको इन चीजों में बड़ी तकलीफ होती है। ये जब सिलेक्टर देखिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। तनवीर साहब असद शफीक जो के बड़े अच्छे बैट्समैन रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक है, दो नौकरियां लेके बैठे, इतने ये सीधे हैं। मैं उस पर खुद तनकीद कर चुका हूं, मैं उस पर खुद प्रोग्राम कर चुका हूं। लेकिन तनवीर साहब जैसे मिसाल ले लें आप असद शफीक की, 10 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन रहे, लेकिन पिछले 2 साल में उनका फॉर्म वो नहीं है, और जिस किस्म का प्लेयर उनको डेवलप होना चाहिए था कि वो नीचे से आके मैच जिताएं, वो नहीं नजर आ रहा हमें। लेकिन फिर भी असद शफीक टीम में, अब उनका ताल्लुक भी कराची से, तासुब होता तो शायद उनको ड्रॉप कर देते, इतने मौके नहीं मिलते उनको। अब मेरी बात सुने, अगर असद शफीक अभी पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होता है ना, या अगले टेस्ट मैच में भी ड्रॉप होता है, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि असद शफीक के साथ नाइंसाफी हुई है, उसको क्यों ड्रॉप किया है। देखिए असद शफीक अगर 10 साल से आप कह रहे खेल रहा है, तो अगर उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसकी अपनी गलती है। उसको सिलेक्टर्स ने, मैनेजमेंट ने, कप्तान ने पूरा चांस दिया है। जब सीनियर हो के आप रन नहीं कर रहे तो आप कैसे फिर टीम में रह सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। गालिबन ये ऐसा कल्चर है जो कि तनवीर अहमद साहब कह रहे थे कि हमारी टीम में माजी में देखा गया है कि जो सीनियर क्रिकेटर्स थे वो अपनी जगह से हिलते नहीं थे, लेकिन अगर कोई मुस्बत तब्दीली आ रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। किसी को पानी पिला देना या फील्ड पे बैट या जूते लेके आना, इससे कोई कमतर नहीं हो जाता, कोई नीचा नहीं हो जाता। इस चीज़ को दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जाता है। एक टीम स्पोर्ट्स के लिए कहा जाता है कि कल्चर डेवलप करने के लिए, एक बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए बड़ी मुस्बत चीज़ है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।